नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस कक्षा में हम करेंगे गद्य कवियों का परिचय, अर्थात जिन्होंने गद्य काव्य की रचना की थी। हमने पहली वाली कक्षा में काव्य की महाकवियों का परिचय हमने कर लिया है। आज इस कक्षा में हम गद्य काव्य का जो रचनाकार हैं, गद्य काव्य के रचना करने वाले कवियों का परिचय के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपने अभी तक महाकवियों वाली कक्षा नहीं लगाई है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जा करके उस क्लास को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गद्य काव्य के कवियों के बारे में परिचय। तो सबसे पहले हमारे आते हैं दंडी जी। कौन है? दंडी, आचार्य दंडी जी। तो आचार्य दंडी जी हमारे आते हैं। इनका समय माना जाता है 7वीं शताब्दी। इनके पिता का नाम है वीरदत्त, पितामह मनोरथ और माता इनकी गौरी है। हमसे इनके पिता माता के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, परंतु अब की बार कोई भरोसा नहीं है उनका। लेकिन फिर भी हमें इनके ज़्यादातर इनका रचनाकाल, इनका समय और इनका जो रचनाएं होती है वो, और रचनाएं में क्या क्या वर्णन किया गया है वो ज़्यादातर हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं दंडी जी के बारे में। तो हमने दंडी के बारे में पहली वाली कक्षा में जाना था कि ये जो भारवी जी के प्रपौत्र है दंडी जी। कौन है? प्रपौत्र। भारवी इनके परपितामह हैं। इनकी रचनाएं हैं दंडी जी की रचनाएं हैं। सबसे पहले 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचिति, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य। देखो बच्चों, हम इस प्रकार तो इनमें कन्फ्यूजन में हो सकते हैं कि हम इसकी रचनाओं को कैसे याद करें, परंतु हमारे पास एक पॉइंट है। जैसे देखो 10 कुमार चरित, इसमें भी दय का नाम लिया गया है। काव्यादर्श, इसमें भी दय है। अवंती सुंदरी में भी दय है। छंदो विचिति में भी दय है। कला परिच्छेद में भी दय है। द्विसंधान काव्य, द्वि शुरुआत से ही हो रहा है। तो इस प्रकार क्या है, दंडी के नाम का अक्षर दय है। तो इस प्रकार हम इनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं। अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे तो आप इस प्रकार याद कर सकते हो, अन्यथा आपको जैसा उचित लगे आप उस प्रकार इनको याद रख सकते हो। एक बार दोहरा लेते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। 10 कुमार चरित, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचिति, कला परिच्छेद और द्विसंधान काव्य। जो दंडी जी हुए हमारे, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? 10 कुमार चरित के लिए और काव्यादर्श के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनकी ये प्रसिद्ध रचना है काव्यादर्श। ये इनके लिए बोला गया है दंडी जी के लिए कि कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी न संशय है, कि कवि दंडी है, कवि जो है वो दंडी है, कवि दंडी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दंडी न पद लालित्यम, दंडी को किसके लिए जाना जाता है? पद लालित्यम के लिए, पदों की सुंदरता, लालित्यम होता है सुंदरता के लिए। इनकी रचना है 10 कुमार चरितम। यह एक क्या है? आख्यायिका है। क्या है? आख्यायिका। इसका विभाजन किस में किया गया है? पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास है, मूल ग्रंथ में 10 कुमार चरित में 8 उच्छ्वास है, और उत्तर पीठिका इसमें जो बच गए थे वो दिए गए हैं। देखो इसमें 10 कुमार चरित में क्या है? 8 उच्छ्वास है और 10 राजाओं का चित्रण, अर्थात 10 कुमारों का चित्रण दिया गया है, कुमारों का चरित्र या आचरण। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि 10 कुमार चरितम में यहाँ पर मूल ग्रंथ 10 कुमार चरित है, इसके 8 उच्छ्वास है। वैसे इसको 3 भाग में बांटा गया है विभाजन, पूर्व पीठिका, मूल ग्रंथ और उत्तर पीठिका। ये हमें याद रखना है। पूर्व पीठिका में 5 और मूल ग्रंथ में 10 कुमार चरितम में 8 उच्छ्वास है। इसका जो उपजीव्य है, अर्थात इसका आधार ग्रंथ है, कौन सा है, ये कहाँ से लिया गया है इसकी कथा? तो ये हो जाएगी गुणाढ्यकृत बृहत कथा। कहाँ से? कृत बृहत कथा। प्रधान रस है इनका अद्भुत, रीति है वैदर्भी, गुण प्रसाद, नायक राजवाहन और नायिका अवंती सुंदरी कथा। कथा नहीं होगा बच्चों, ये नायिका अवंती सुंदरी नाम ही होगा। मैंने इस ऊपर वाली कथा के चक्कर में यहाँ कथा लिख दिया था। राजवाहन इसके नायक है और नायिका अवंती सुंदरी है।
इसके बाद हमारे अगले कवि आते हैं, हमें इसमें इसके ज़्यादा कुछ नहीं जानना। इसके बाद हमारे पास काव्यादर्श के बारे में भी जान लीजिए। काव्यादर्श, इसमें टोटल 6 परिच्छेद है। कितने परिच्छेद हैं? 6 परिच्छेद। जैसे काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, इसी प्रकार यह भी एक शास्त्रीय ग्रंथ है। क्या है? शास्त्रीय ग्रंथ। और इसमें कितने परिच्छेद हैं? 6। ये हमसे पूछा जा सकता है कि काव्यादर्श में कितने परिच्छेद है, तो ये 6 परिच्छेद हैं। लेकिन काव्यादर्श हमारे सिलेबस में नहीं लगा हुआ, तो शायद इसके बारे में पूछे। आगे देखते हैं सुबंधु। सुबंधु वो है हमारे राइटर जिन्होंने वासवदत्ता रचना के जो लेखक है वो है हमारे सुबंधु। सुबंधु का समय है 550 ईस्वी से 600 ईस्वी। और जो दंडी जी का समय था वो कौन सा था? 7वीं। तो इसका मतलब सुबंधु हमारे दंडी से पहले हुए थे। वासवदत्ता इनकी रचना है। नायक, वासवदत्ता में जो नायक है वो कंदर्प केतु है। पिता चिंतामणि है। मित्र मकरंद। नायिका वासवदत्ता। पिता श्रृंगार शेखर, रस श्रृंगार। जो नायक कंदर्प केतु है उनका जो पिता है वो चिंतामणि है, और नायिका के पिता कौन है? श्रृंगार शेखर। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि वासवदत्ता में नाम से ही प्रसिद्ध है। नायिका वासवदत्ता नायिका होगी इसकी, और नायक कंदर्प केतु है। इसमें गुण है बच्चों ओज गुण। गुण ओज गुण। उपजीव्य पूर्णतः ये काल्पनिक है। किसी का अर्थात किसी के लिए किसी को आधार नहीं माना गया, यह काल्पनिक है। अर्थात कवि ने अपनी कल्पना से इसकी रचना की है सुबंधु जी ने। और जैसे कि सुबंधु का नाम ही श से शुरू हो रहा है, इसी प्रकार इनका प्रिय अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार। इसके बाद है बाणभट्ट जी। हमारे आते हैं कवि, गद्य कवि बाणभट्ट जी। बाणभट्ट वात्स्यायन गोत्रीय ब्राह्मण हैं। इनके पिता है चित्रभानु। गांव प्रीतिकूट। राजाश्रय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का समय है 607 ईस्वी से 648 ईस्वी। क्या है? 607 ईस्वी से 648 ईस्वी। रचना है इनकी हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतकम, मुकुट ताड़ितक, पार्वती प्रीण्य। ये इनकी 5 रचनाएं हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हमारे जो सिलेबस में भी लगी हुई हैं वे कौन सी हैं? हर्षचरित और कादम्बरी। क्या है? हर्षचरित और कादम्बरी। कादम्बरी में 3 जन्मों के बारे में परिचय दिया गया है। 3 जन्म। हर्षचरित एक आख्यायिका ग्रंथ है, कादम्बरी कथा ग्रंथ है। आख्यायिका जो इतिहास पर आधारित होती है उसको आख्यायिका बोलते हैं। इसके बाद चंडी शतक, मुकुट ताड़ितक, पार्वती प्रीण्य, ये सिर्फ हमें इस प्रकार याद रखना है कि यह किसकी रचना है? बाणभट्ट जी की। आइए हर्षचरित के बारे में जानते हैं कि हर्षचरित किस प्रकार का ग्रंथ है। हर्षचरित है आख्यायिका। हर्षचरित में अगर पूछे जाए कितने उच्छ्वास है तो यह 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। दिवाकर मित्र नामक बौद्ध सन्यासी के आश्रम में हर्षवर्धन व्रत लेता है। क्या है? दिवाकर मित्र नामक एक बौद्ध सन्यासी है, उनके आश्रम में ही हर्षवर्धन व्रत लेता है। किसका? बौद्ध बनने का। क्या बन जाते हैं हर्षवर्धन जी? बौद्ध बन जाते हैं। किन के आश्रम में? दिवाकर मित्र नामक के आश्रम में। इनकी शैली है पांचाली शैली। बाणो उच्छिष्टम जगत सर्वम, ये बाण के लिए एक उक्ति प्रसिद्ध है। बाणो उच्छिष्टम जगत सर्वम। आगे है अंबिका दत्त व्यास जी। क्या है? अंबिका दत्त व्यास जी। इससे पहले कादम्बरी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए कि कादम्बरी जो है वो हमारी क्या है, इसमें 3 जन्मों की कथा के बारे में बताया गया है। कादम्बरी कथा मुखम, और इसमें सुकनासोपदेश इसका एक ग्रंथ है। सुकनासोपदेश, इसमें क्या होता है? सुकनास नाम का मंत्री होता है, वो उपदेश देता है। किसको देता है? महाराज चंद्रापीड़ को, और जो कि राजगद्दी पर अभिषेक के लिए विराजमान होने वाले हैं उसको सुकनास मंत्री नामक, जो किसके मंत्री है? सुकनास, ये तारापीड़ के मंत्री हैं। तारापीड़ के मंत्री। तारापीड़ कौन है? ये चंद्रापीड़ के पिता हैं। तारापीड़ के मंत्री कौन है? देखो, तारापीड़ के मंत्री सुकनास, और तारापीड़ के बेटे का नाम क्या है? चंद्रापीड़।
बेटे का नाम चंद्रापीड़। जब चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक होता है तो जो तारापीड़ है वो सुकनास नामक मंत्री की नियुक्ति तो पहले हो चुकी होती है बच्चों, परंतु उस कार्य में नियुक्त करता है उसको कि आप सुकनास मंत्री जी, आप मेरे बेटे को क्या करें, उपदेश दीजिए जिससे वह किसी भी गलत कार्य में न फंसे। तो सुकनास उपदेश में सुकनास मंत्री राजा चंद्रापीड़ को अभिषेक होने से पहले उपदेश देते हैं। इसके बाद है आगे हमारे अंबिका दत्त व्यास जी आते हैं, जिनके पिता का नाम है दुर्गादत्त। इनका समय माना जाता है 1858 से 1900, क्या है 1858 से 1900। इनको आधुनिक कवि भी कह सकते हैं हम, क्योंकि 1858 और 1900 ये हमारे आधुनिक कवियों में ही गिने जाते हैं। इनके ग्रंथ का नाम है शिवराज विजय। और जो अंबिका दत्त व्यास है ये कहाँ के निवासी है, जयपुर के। और इनका कार्य क्षेत्र कहाँ पर था, बिहार में, अर्थात ये जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते थे, परंतु इनका जो कार्य क्षेत्र था, जो ये काम करते थे वो कहाँ करते थे, बिहार में जा कर के काम करते थे। इनका कथानक क्या है, ऐतिहासिक है। शिवराज विजय एक ऐतिहासिक कथानक है, क्या है, ऐतिहासिक कथानक है। शिवाजी और औरंगजेब की घटनाओं पर आश्रित यह नाटक है। किसकी घटना पर, शिवाजी और औरंगजेब की घटनाओं पर। और इसमें टोटल कितने निश्वास हैं, 12 निश्वास है और 3 विराम है, 3 विराम 12 निश्वास, क्या है, 3 विराम और 12 निश्वास। इसमें हमारी एनसीईआरटी के अंदर शिवराज विजय इस पुस्तक से या इस ग्रंथ से एक सूक्ति उठाकर पाठ बना दिया गया एनसीईआरटी में, जिसका नाम है कार्यम व साध्येयम। देहम व पातयेयम, कि या तो कार्य की सिद्धि करेंगे या फिर देह का त्याग कर देंगे, परंतु हार नहीं मानेंगे। ये किसकी उक्ति है, ये शिवाजी महाराज की उक्ति है, ये शिवराज विजय इस ग्रंथ में। आगे हमारी इनकी उपाधियाँ आती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उपाधियाँ याद रखनी, हमसे पूछी जा सकती है। देखो उपाधियाँ हैं इनकी, घटिका शतक, शतावधान, भारत रत्न, अभिनव बाण, आधुनिक बाण, भारत भूषण, महाकवि। क्या है, घटिका शतक, शतावधान, भारत रत्न, अभिनव बाण, आधुनिक बाण, भारत भूषण और महाकवि, ये इनकी क्या है, उपाधियां हैं। किनकी, अंबिका दत्त व्यास जी की। हमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पिछली बार यूजीसी नेट में भी आया था कि जो शतावधान है ये किसकी उपाधि है, तो ये अंबिका दत्त व्यास जी की है। इसके बाद हमारे आगे जो गद्य कवि हैं वो आते हैं शूद्रक जी। शूद्रक ने किसकी रचना की थी, मृच्छक कटिकम की। क्या है वास्तविक नाम शूद्रक का, ये दिया हुआ ही नहीं है बच्चों, वैसे ही लिख लिया शायद। शूद्रक का समय है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। रचना इनकी मृच्छक कटिकम। क्या है रचना, मृच्छक कटिकम। रचना के बारे में जानते हैं हम, इसमें सिर्फ और उस ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। शूद्रक के बारे में, शूद्रक का समय याद रखना है, वो क्या है हमारा 1म शताब्दी। रचना मृच्छक कटिकम, 10 प्रकरण है, रस श्रृंगार है, क्योंकि इसमें किसका वर्णन किया गया है, जो वेश्या वसंत सेना और चारुदत्त इसकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। उपजीव्य क्या है, भास रचित चारुदत्त नाटक। भास ने टोटल 13 नाटकों की रचना की थी। भास ने कितने नाटक, 13 नाटक की रचना। और इन नाटकों को किसने प्रकाशित करवाया था, टी गणपति शास्त्री ने, टी गणपति शास्त्री जी ने, टी गणपति शास्त्री जी ने इसको प्रकाशित करवाया था, इनके 13 नाटकों को। और उन 13 नाटकों को क्या कहा जाता है, उन 13 नाटकों को कहा जाता है भाष नाटक चक्रम, भाष नाटक चक्रम। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए तो हमें ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि भास के टोटल 13 नाटक है, और इन 13 नाटकों को किसने प्रकाशित करवाया, टी गणपति शास्त्री जी ने। और उन नाटकों को क्या कहा जाता है, भास नाटक चक्रम। तो उन्हीं में से एक नाटक है भास रचित चारुदत्त, अर्थात भास के द्वारा लिखा गया चारुदत्त नाम का नाटक है। उस नाटक से ये क्या लिया गया है,
मृच्छक कटिकम ये प्रकरण ग्रहण किया गया है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि मृच्छक कटिकम किस प्रकार का ग्रंथ है या फिर किस प्रकार का नाटक प्रकरण या क्या है, तो ये प्रकरण है और इसमें 10 प्रकरण है। इसके नायक जो है वो चारुदत्त है, जो एक निर्धन ब्राह्मण है। क्या है? निर्धन ब्राह्मण। मृच्छक कटिकम का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। नायिका कौन है? नायिका इसमें कितनी है? 2 नायिका है, कुलजा और वेश्या वसंत सेना। कुलजा धूता इनकी वास्तविक पत्नी है जिनसे इनकी शादी हो चुकी है। वसंत सेना इनकी क्या है? प्रेमिका। प्रतिनायक कौन है? सकार है। सकार क्या करता है? वसंत सेना को पकड़ करके ले जाता है, जिससे चारुदत्त के ऊपर उसका नाम आ जाता है और उसको न्यायालय में पेश होना पड़ता है। इस प्रकार की इसमें कहानी दी हुई है। कभी मृच्छक कटिकम के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार से जानेंगे, अभी हमें इतना नहीं जानना। आगे है हमारे पास अंकों के नाम। अंकों के नाम में सबसे पहले है अलंकार न्यास है। पहला अलंकार न्यास है, दूसरा दूतकर संवाहक, तीसरा संधि छेद, चौथा मदनिका शर्विलक, पांचवा दुर्दिन, छठा प्रवहन विपर्यय, सातवां आर्य का अपहरण, आठवां वसंत सेना मोटन, नौवां न्यायालय और 10वां संहार। हमें इस प्रकार इसको रटने में तो दिक्कत होगी बच्चों, परंतु जब हम इनकी कहानी के बारे में जान लेंगे तो हमें इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि अलंकार न्यास, दूतकर संवाहक ये किस प्रकार। अभी हमें इसको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड याद करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए इनके अंकों के नाम भी। हमारे जो गद्य कवि है वे समाप्त हो चुके हैं। अब हम इसी कक्षा में शुरू करते हैं नीति कवियों के बारे में। देखो, नीति कवि भर्तृहरि, पंडित विष्णु शर्मा और नारायण पंडित, 3 कवि का परिचय हमें इसमें जानना है। सबसे पहले हमारे आते हैं भर्तृहरि जी। भर्तृहरि का समय है 57 ईसा पूर्व और 575 से 650 ईस्वी में माना गया है। क्या है? अगर 57 ईसा पूर्व दे दिया जाए तो ये भी ठीक है, और अगर ये दे दिया जाए तो ये भी ठीक है। दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे। इनके जो पिता है वो गंधर्व सेन है। गुरु भर्तृहरि जी के गुरु कौन है? गोरखनाथ जी और वसुरात जी। पत्नी कौन है? पिंगला। पत्नी पिंगला। प्रिय छंद है शार्दुल, विक्रीडित और शिखरिणी छंद। क्या है प्रिय छंद इनके? शार्दुल, विक्रीडित और शिखरिणी छंद। इनकी रचनाएं हैं वाक्यपदीय, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। देखो बच्चों, जैसे कि नीति शतक नाम से स्पष्ट है कि इसमें 100 होंगे श्लोक, इसी प्रकार इसमें भी 100, परंतु ऐसा नहीं है। इनमें 100 नहीं है। नीति शतक में 111 श्लोक है, श्रृंगार शतक में 103 है और वैराग्य में 111 ही है। तो हमें सिर्फ ये याद रखना कि श्रृंगार शतक 103 श्लोक, वाक्यपदीयम ये एक व्याकरणिक ग्रंथ है जो भर्तृहरि जी के द्वारा लिखा गया है। आगे नीति शतक के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, जो हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है। नीति शतक मुक्तक काव्य है। क्या है? नीति शतक एक मुक्तक काव्य है। ये जो जितने भी शतक है, कोई भी शतक दिया हो बच्चों, किसी ने भी, चाहे जैसे अमरू शतक हो गया, अमरू कवि द्वारा लिखा गया अमरू शतक, ये कोई भी शतक दिए गए हों, ये किसके क्या होते हैं? ये मुक्तक काव्य माने जाते हैं। ये नीति शतक भी हमारा क्या है? मुक्तक काव्य है। इसी प्रकार श्रृंगार शतक भी मुक्तक काव्य और वैराग्य शतक भी मुक्तक काव्य है। आगे इसका जो नीति शतक का मंगलाचरण है वो दिक् काल आद्य अनवच्छिन्न चिन्ह मात्र मूर्त, ये शुरुआत की लाइन है। इसके बाद है अनुष्टुप छंद में ये लिखा गया है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो नीति वर्धक, नीति से संबंधित कोई विषय हो जिसमें क्या हो, स्मृति या फिर कोई भक्ति से संबंधित हो, उनमें कौन सा छंद हो जाएगा? तो अनुष्टुप। तो इसी प्रकार ये नीति शतक में भी कौन सा छंद से शुरुआत हो गई है? अनुष्टुप छंद से ही हो गई है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और ब्रह्मा को नमस्कार किया गया है। इस प्रकार हमें ये याद रखना है। और जो भर्तृहरि जी है वो क्या है? विक्रमादित्य के बड़े भाई हैं, अर्थात भर्तृहरि जी के अनुज कौन है? विक्रम आदित्य हैं, जिसके आश्रय में कालिदास जी रहे थे। आगे है पंडित विष्णु शर्मा। क्या है? पंडित विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु शर्मा का समय है 300 ईसा पूर्व और इनके
आचार्य चाणक्य को ही विष्णु शर्मा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो आचार्य चाणक्य जी हैं उनको ही, जैसे उनके अन्य नाम भी है विष्णुगुप्त, इसी प्रकार कौटिल्य, इसी प्रकार इनको पंडित विष्णु शर्मा को ही चाणक्य नाम से जाना जाता है। और इनका समय 300 ईसा पूर्व है। इन्होंने रचना की थी पंचतंत्र की। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। इनकी रचना कौन, विष्णु शर्मा की रचना क्या है? पंचतंत्र। पंचतंत्र का विभाजन 5 तंत्रों में किया गया है। हमें ये जो तंत्र दिए गए हैं 5, इनका क्रम याद होना चाहिए कि पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, इस प्रकार हमसे पूछा जा सकता है। और हमने एक वो भी पढ़ा है पाठ NCERT में, जो काकोलुकीय इससे लिया गया था। तो इस प्रकार हमें इनका सीक्वेंस याद रखना है। पहला है मित्र भेद, दूसरा मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश और अपेक्षित कारक। इन 5 को हमें सीक्वेंस से ही याद करना है। आगे है नीति कथा। इनका उपजीव्य क्या है? ऋग्वेद, छांदोग्य, उपनिषद आदि। मुख्य कथा इसमें 6 है और उपकथाएं 69 है। 69 कथाएं हैं। टोटल कितनी हो जाएंगी? 75 कथाएं। ये हमसे इतना नहीं पूछा जाता कि इसमें कितनी कथाएं उप है, कितनी दूसरी है। आगे है हितोपदेश। हितोपदेश किसकी रचना है? नारायण पंडित जी की। नारायण पंडित का समय कौन सा है? 14वीं शताब्दी। और जो हमारे विष्णु शर्मा थे इनका समय 300 ईस्वी था और पंडित का समय 14वीं शताब्दी। इस प्रकार हमें इनका समय भी याद रखना है। ये इसके आश्रयदाता कौन थे? बंगाल के राजा धवल चंद्र। कौन थे? धवल चंद्र। हितोपदेश में 4 भाग हैं। कितने भाग? 4। जैसे पंचतंत्र 5 भागों में विभक्त था, इसी प्रकार हितोपदेश 4 भागों में विभक्त है। सबसे पहला है मित्र लाभ है, सुहृद भेद है, विग्रह है और संधि। क्या है? मित्र लाभ है, सुहृद भेद है, विग्रह और संधि। कुल कथा इसमें 43 है। पंचतंत्र की कथा 25, अर्थात 25 कथाएं कहाँ से ली गई हैं? पंचतंत्र से ली गई हैं। क्या है? 25 कथाएं पंचतंत्र से ली गई है। बाकी शेष जो कथाएं हैं वो स्वयं हितोपदेश की है। इसमें सूक्ति है, उपदेश ही मूर्खाणां प्रकोपाय न शांतये। क्या है? उपदेश ही मूर्खाणां प्रकोपाय न शांतये। इसके बाद दूसरी सूक्ति है। इस सूक्ति का अर्थ है बच्चों की जो प्रकोपाय अर्थात क्रोधित होते हैं उनको शांति नहीं मिलती। किससे? किस प्रकार के लोगों को? निश्चय रूप से मूर्खाणां, मूर्खों को, उपदेश से, कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनका उपदेश करने मात्र से ही उनको शांति नहीं मिलती है। इस प्रकार इसमें कहा गया है, क्योंकि जो मूर्ख है वो उपदेश या फिर बातें कहने से या अच्छी बातें बताने से ही उनका क्रोध या प्रकोप शांत नहीं होता। आगे है सूक्ति इनकी, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित है न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। क्या कहा गया कि माता शत्रु होती है और पिता वैरी होता है। कौन से माता पिता शत्रु और वैरी होते हैं? येन, जो, बालो, बालक को, क्या है? बालो, बालक को, न पाठित है, नहीं पढ़ाते हैं या शिक्षा ग्रहण नहीं करवाते हैं। अर्थात जैसे पहले होता था, अब भी होता है कहीं कहीं, कि जो माता पिता होते हैं, मतलब लड़कों को तो वो फिर भी भेज देते हैं परंतु लड़कियों को पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेजते। तो इस पर कहा गया कि ये जरूरी नहीं है कि ये लड़कियों के लिए बोला गया, इसमें लड़की और लड़कों दोनों के लिए बोला गया कि वह माता शत्रु है और वह पिता वैरी है जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, पैसों के चक्कर में या किसी भी चक्कर में उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं या फिर उनको ज्ञान ग्रहण नहीं करवाते हैं। न शोभते सभा मध्य, कि नहीं शोभते सुशोभित होते सभा मध्य, सभा के बीच में, हंस मध्य बको यथा, कि जो बालक पढ़े लिखे नहीं होते वो सभा में इसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जिस प्रकार हंसों के बीच में, क्या है? हंसों के बीच में बको अर्थात बगुला सुशोभित नहीं होता। जैसे बहुत सारे हंस उसमें एक बगुला बैठा है वो सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार अगर कोई सभा
जो विद्वानों की सभा, उसमें अगर कोई मूर्ख या फिर अनपढ़ व्यक्ति बैठा है तो वो भी सुशोभित नहीं होता। इस प्रकार इस सूक्ति में कहा गया है। इसका उपजीव्य है पंचतंत्र, शैली है चंपू शैली, और विदा है नीति काव्य। क्या है विदा? नीति काव्य। इस प्रकार आई होप आपको ये कक्षा समझ आई होगी। अगर कक्षा समझ में आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर।